जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षारथ एसके सर में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास के बाद जो है क्लास 9 का जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें हम गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज जब हम एक बार पढ़ लेंगे फिर से आपको इसमें कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका इसमें नहीं बचेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आइए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जिसका द्रव्यमान होता है और यह बल वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु की तरफ आकर्षित होने की क्रिया क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका अर्थ है यानी पृथ्वी है और ये आपका मून यानी चंद्रमा है। यहाँ क्या होता है, ये पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो क्या एक ग्रह अपने उपग्रह को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यानी आकर्षण करने की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये लड़का है, ये लड़का बॉल को हवा में उछाला और हवा से यहाँ से बॉल देखिए नीचे की तरफ यहाँ तक आया हुआ है, फिर यहाँ से ये नीचे फिर जमीन पर पहुंच जाएगा। यानी किसी भी वस्तु को जब हम ऊंचाई पर या ऊपर की ओर जो है इसको फेंकते हैं तो फिर ये वस्तु क्या नीचे की ओर आ गिरती है। तो जब नीचे की ओर यानी धरती पर आकर गिरती है तो क्यों गिरती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल इसको आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को और वो अपनी तरफ खींच लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के जो प्रभाव हैं आइए उसको समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव देखिए क्या है। जैसे वस्तु का जमीन पर गिरना, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वस्तु क्या है ऊपर की ओर ये लड़का फेंका और वहां से फिर वस्तु नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर आ गिरी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु को, ठीक है, वस्तु को जमीन पर गिरना, ठीक है, या पौधे से जो है कोई फल या पत्तियां जब ऊपर से गिरती हैं फिर नीचे पुनः धरती पर आ जाती हैं। तो यानी ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिरना ही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी पृथ्वी के अंदर जो आकर्षण, वो जैसे ग्रहों की परिक्रमा करना। ग्रह क्या है, एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। जैसे आपका सूर्य की परिक्रमा, बाकी अन्य ग्रह मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है इसके चारों तरफ। तो ये क्या करता है, एक आकर्षण बल उसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, जैसे ज्वार भाटा, ठीक है, समुद्र की जो लहरें होती हैं नीचे कभी गिरती हैं कभी ऊपर उठती हैं, तो यानी जो समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तो उसको कहते हैं ज्वार, और गिरती हुई यानी वापस लौटती हुई तरंगों को क्या बोलते हैं, उसमें भाटा बोलते हैं। यानी समुद्र में लहरों का उठना या वापस चले जाना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक मूलभूत बल है जो ब्रह्मांड में वस्तुओं की गति और व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण को लेकर न्यूटन का क्या मत है, आइए समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उन्होंने क्या बताया था, आइए इसको समझते हैं। प्रत्येक वस्तु यानी हर वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बात को समझिए। न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था उसमें उन्होंने बोला कि हर वस्तु, कोई भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है।
और जब वो आकर्षित करती है, जो उसका द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे यहाँ पे समझिए इस फिगर से देखिए कि प्रत्येक वस्तु, जैसे मान लीजिए ये m1 एक वस्तु है और एक m2 है, ये वस्तु अपनी तरफ खींच रही है, ये वस्तु अपनी तरफ इसको इधर खींच रही है, और ये वस्तु अपनी तरफ इसको ये खींच रही है। यानी m1 m2 को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और m2 m1 को, जैसे यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स, तो यहाँ पे ये कहा गया कि इसके समानुपाती होता है, यानी ये भी अनुपात में सेम अनुपात में, ये भी सेम अनुपात में बल लगा रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी देख रहे हैं डिस्टेंस, वो होता है उनकी व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लस में 12 फोर्स लगा रहा है, ये माइनस में लगा रहा है, तो दो कणों के बीच का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन साहब का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उन्होंने क्या महत्व बताए हैं, आइए इसको समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, का नियम, पहला जो नियम है ग्रहों की गति की व्यवस्था, यानी ग्रहों में गति कैसे होती है, तो यह नियम ग्रहों की गति तथा उनकी कक्षाओं को समझने में मदद करता है। यानी किस प्रकार से जो ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह, किस प्रकार से वो गति करते हैं और उनके गति करने का कार्य क्या है या माध्यम क्या है, इस पर भी चर्चा करते हैं। आगे ज्वार-भाटा की व्याख्या, आइए ज्वार-भाटा की व्याख्या क्या है। यह नियम ज्वार-भाटा की घटनाओं को समझने में मदद करता है, यानी समुद्र की लहरों का उठना और समुद्र की लहरों का वापस चले जाना, उसके बारे में भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। वस्तुओं को गिरने की व्याख्या, यानी यह नियम, ठीक है, जमीन पर गिरने की घटनाओं को समझने में मदद करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है कि कोई भी वस्तु जमीन से जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है, कोई वस्तु जब जमीन से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो जमीन पर फिर पुनः आकर गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगला ब्रह्मांड की संरचना को समझने में भी यह नियम ब्रह्मांड की संरचनाओं की गति को समझने में भी सहायक होता है कि कौन सी ग्रह कितनी तेजी से चल रहे हैं, क्या कारण है, तो वो भी आकर्षण बल के ही कारण होता है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में, यह नियम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोगों में मदद करता है, जैसे अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपग्रह के प्रौद्योगिकी में, यानी जो उपग्रह हैं और जो अंतरिक्ष की जो अन्वेषण है उनको समझने में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आइए अगला समझते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है कि मुक्त, ठीक है, पतन क्या है, मुक्त पतन क्या है, तो मुक्त पतन एक ऐसी स्थिति है जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, बिना किसी अन्य बल के प्रभाव के। इस दौरान वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण बढ़ती है। अब इसको जरा समझिए, कह रहा कि मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन का मतलब जब कोई भी वस्तु पृथ्वी पर या जमीन पर, कोई भी वस्तु जब केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी अन्य उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया हो, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिर रही हो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु ऊपर से छोड़ दिए, नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर से कोई बल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पौधा है, पौधे से सेब का, ये सेब क्या है, पौधे से टूटा और टूट करके आकर के नीचे गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कोई अन्य बल की आवश्यकता तो हुई नहीं, नीचे से ग्रेविटी लगी, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की ग्रेविटी लगी और उसके आकर्षण बल से ही ये खींचा हुआ आकर के यहाँ नीचे, सब यहाँ देख रहे हैं सेब गिरा हुआ है, यानी ऊपर से कोई उसको धकेला नहीं है, ये नीचे से आकर्षण शक्ति सिर्फ उसको खींच करके लाई है, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है।
तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन। यानी सिर्फ पृथ्वी के आकर्षण से अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है, यानी ऊपर से कोई फोर्स, कोई ढकेल नहीं रहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ पृथ्वी के आकर्षण से ही वो वस्तु खींची चली आ रही है, यानी कोई उसको अलग से धकेल नहीं रहा है, वो अपने आप खींची चली आ रही है, तो उसको बोलते हैं मुक्त पतन। उदाहरण में जैसे एक गेंद ऊंचाई से गिरना, ऊंचाई से गेंद, मान लीजिए गेंद यहाँ, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ चला आएगा, जब गेंद जमीन पर यहाँ पे, तो ये क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ, तो बाहर से इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये सीधे पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही नीचे आ रही है। तो ये हो गया। एक वस्तु को, ठीक है, विमान से गिरना, यानी कोई वस्तु है, विमान मतलब हवाई जहाज से आप छोड़ दिए और वहां से वो चीजें गिर गई। और समझिए, और एक आगे है कि मुक्त पतन में वस्तु की गति और त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निर्धारित होते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा उतनी तीव्र गति से उसका त्वरण होगा। आइए आगे समझते हैं। आइए कुछ शब्दों में समझते हैं मुक्त पतन क्या है। मुक्त पतन, जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कोई भी वस्तु जो केवल और केवल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिरती है, तो उसी को मुक्त पतन कहते हैं। यानी बाहर से कोई फोर्स ऊपर से नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे पृथ्वी की ओर गिर रही है, तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन। आइए गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण समझिएगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु की गति में वृद्धि की दर को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, किसी भी कारण से, जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ गति, उसकी गति में क्या होता है, वृद्धि हो जाए, यानी इजाफा हो जाए उसकी गति में। मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रहा, वो 15 से चलने लगे, 20 से चलने लगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा चलने लगे, कुछ वृद्धि हो जाए, उसी वृद्धि को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए 5 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, पृथ्वी, अगर कोई ऐसा कारण आ गया जिस कारण से वो 6 न्यूटन का बल हो गया, जिस फोर्स से वो पृथ्वी पर गिरने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने 1 न्यूटन की जो वृद्धि हुई है ना, वो वृद्धि की जो दर हुई है, उसी वृद्धि को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। बात क्लियर है। इसे जी से दर्शाया जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, और इसका मान लगभग 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं, और इसका मान पृथ्वी की सतह पर हर जगह लगभग समान होता है। यानी जो इसका मान है गुरुत्वाकर्षण का, यानी गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी से हम दर्शाते हैं, उसका जो मान है वो मान है 9.8। क्लियर है, कितना है, तो 9.8 इसका लगभग हर जगह सेम ही होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं और कैपिटल जी से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो होता है स्थिरांक दर्शाते हैं। आइए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण में और कैपिटल जी में अंतर क्या है। देखिए, स्मॉल जी जहाँ रहता है यानी छोटा जी, इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है जो पृथ्वी की सतह पर
किसी भी वस्तु की गति में वृद्धि की दर है, यानी किसी भी वस्तु में जो आकर्षण बल होता है उसमें वृद्धि यानी बढ़ा देना ही क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और उसी को हम जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीजें पहले भी बता चुके हैं। जो कैपिटल जी होता है यानी बड़ा जी, वो गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक को दर्शाता है। चीज को जरा समझिएगा, जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है, और जो गुरुत्वाकर्षण है वो स्थिरांक को दर्शाता है। किसको? स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक को दर्शाता है कैपिटल जी, और स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण के यानी गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है। त्वरण को कौन? स्मॉल, ठीक है। स्थिरांक को कौन दर्शाता है? तो कैपिटल जी, यानी गुरुत्वाकर्षण दोनों ही है। यानी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कौन दर्शाता है? तो आपका स्मॉल जी। और कैपिटल जी से क्या होता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक कहिए या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को दर्शाता है। जो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की गणना में उपयोग किया जाता है, इसका मान लगभग 6.674, ठीक है, और 10⁻⁻11 होता है। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चलिए आगे समझते हैं द्रव्यमान क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है द्रव्यमान, समझिएगा जरा इसको। द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। यानी वस्तु जो है या पदार्थ है, ठीक है, किसी वस्तु में उसकी मात्रा पदार्थ की कितनी है वस्तु में, उसको दर्शाने का काम द्रव्यमान करता है। यह एक मूलभूत भौतिक गुण है जो वस्तु की गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व को निर्धारित करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वेट और डिफरेंस। यहाँ पे देखिए मास एक तरफ देख लीजिए और एक तरफ है वेट। अब देखिए ये आपका क्या है? भार है, और ये है आपका मास है, ये आपका वेट है, ठीक है। आइए इसको हम लोग विस्तृत रूप में समझते हैं। आइए समझते हैं भार होता क्या है। देखिए भार किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी जो खिंचाव हो रहा है, उस खिंचाव को हम भार कहते हैं, ठीक है। और यह वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी W बराबर mg, ठीक है। W यानी भार, यानी W मतलब वेट, और m से हो गया आपका द्रव्यमान, ठीक है, और g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अभी स्मॉल g का मतलब आपको समझाया है। स्मॉल g को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और कैपिटल जी को, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक बोलते हैं। आइए, भार का मापन न्यूटन में होता है। जो भार का जो मापन होता है वो किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापते हैं। यानी वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, किया जाता है। और यह वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को दर्शाता है। यानी जो उसके आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल के प्रभाव को दर्शाता है। आइए समझें जरा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है, यानी द्रव्यमान और भार में किस तरह से अंतर, यानी द्रव्यमान जो मास होता है और जो वेट है उसमें अंतर किस प्रकार से होता है। देखिए किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी मास वो होता है, द्रव्यमान वो होता है कि किसी वस्तु में कोई भी पदार्थ किस मात्रा में है, उसकी यूनिट क्या है, बस उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। अब वेट जो होता है, भार, किसी वस्तु का भार वह है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित होना क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी को, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु में निहित
पदार्थ की मात्रा, यानी किस मात्रा में कोई पदार्थ, किसी भी वस्तु में कोई भी पदार्थ किस मात्रा में है, इस बात का पता द्रव्यमान लगाता है। और भार का मतलब होता है किसी वस्तु का, ठीक है, यानी पृथ्वी की ओर से कितना आकर्षण बल, यानी कितना उसमें खिंचाव हो रहा है, वो होता है आपका भार। आइए आगे की ओर चलते हैं। समझिए जरा द्रव्यमान के गुण क्या हैं। समझिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसे? द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका अर्थ है इसका कोई दिशा नहीं होता। अदिश का मतलब जिसका कोई दिशा, परिणाम तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और द्रव्यमान क्या हो? अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, अपरिवर्तनीय मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे द्रव्यमान एक अपरिवर्तनीय गुण है जिसका अर्थ है यह वस्तु की स्थिति या गति के साथ नहीं बदलता। यानी वस्तु की स्थिति चाहे हो, स्थित हो वस्तु या गति में हो, उसके साथ इसमें ये द्रव्यमान इसका नहीं बदलता है। चाहे दौड़ो भागो, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, लेकिन वेट बदल जाता है। वहीं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निर्धारित करता है, यानी द्रव्यमान वस्तु की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निर्धारित करता है। ये चीजें इसमें हैं। जड़त्व को निर्धारित करता है द्रव्यमान। कैसे? द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व को निर्धारित करता है जो वस्तु की गति में परिवर्तन के प्रतिरोध को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये द्रव्यमान क्या करता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, एक तरह से कह सकते हैं, जो जड़त्व होता है। उसी तरह जड़त्व की भांति जो है आपका ये द्रव्यमान काम करता है। आइए, द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में किया जाता है। ठीक है, और यह भौतिकी में एक मूलभूत गुण है। ठीक है, यानी इसका जो मापन है द्रव्यमान का किलोग्राम में किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना। आइए भार के गुण को भी समझते हैं। जैसे द्रव्यमान समझे वैसे भार के गुण को। दिशा के द्वारा जो है इसमें देखिए कोई दिशा नहीं होती, यानी भार की दिशा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। यानी भार में क्या होता है? एक दिशा निर्धारित होती है, और वहीं जो है उसमें द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता होती। भार क्योंकि आकर्षण क्यों होगा? एक पृथ्वी की ओर इसमें खिंचाव होगा, एक इसलिए इसमें एक दिशा दे दी जाती है। यानी पृथ्वी की ओर एक दिशा होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ये खींची हुई जाती है, तभी ना आकर्षण होगा। भार वही होता है जो वस्तु को आकर्षित करता है। अगला है मान। मान क्या है? भार का मान वस्तुओं के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यानी वस्तु का द्रव्यमान क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, उस पर भार का मान जो है होता है। ये परिवर्तनशील होते हैं। भार जो होते हैं परिवर्तनशील। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के साथ बदलता है, जैसे कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर या अन्य ग्रहों पर। यानी हर जगह भार जो है अलग अलग होते हैं। यानी कहीं ग्रेविटी जो है कहीं कम हो जाए, उसका आकर्षण शक्ति कम हो जाए तो वहां पे भार कम हो जाएगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो भार ज्यादा हो जाएगा। यानी ये परिवर्तनशील होता है जगहों के अनुसार। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को दर्शाता है। जो गुरुत्वाकर्षण है बल के प्रभाव को भी दर्शाता है। कैसे? भार वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल प्रभाव को दर्शाता है। आइए देखिए, ये भार जो है सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है जिसका मापन किस में किया जाता है? न्यूटन में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या सदिश राशियां क्या होती है? जिसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। आइए इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझते प्रणोद क्या होता है। आइए पहले प्रणोद को हम समझ लेते हैं, उसके बाद तब फिगर को देखेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रणोद, सॉरी प्रणोद थोड़ा सा ढक गया होगा ये, ठीक है। आइए प्रणोद एक बल है जो किसी वस्तु को एक विशिष्ट दिशा में गति करने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक निश्चित दिशा में, ठीक है, उसको इंगित करने का कार्य करता है।
यह बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि प्रणोद का मापन क्या होता है, न्यूटन में किया जाता है, और यह वस्तु की गति और दिशा, ठीक है, दोनों को निर्धारित करती है। अब जरा समझिएगा प्रणोद होता क्या है। प्रणोद वो चीज है जब किसी भी वस्तु के सिरे पर या ऊपरी भाग पर कोई बल या फोर्स लगाया जाता हो, उसी को हम कहते हैं प्रणोद। जैसे आप यहाँ फिगर से समझ पा रहे होंगे, ये दो फिगर आपके सामने हैं, ये समझिए जरा। यहाँ देखिए कील के ऊपरी भाग पर बल लगाया जा रहा है, यानी ऊपरी सिरे पर, किसी भी वस्तु के ऊपरी सिरे पर या ऊपर की दिशा में जब कोई फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्रणोद। यहाँ देखिए ये लगाया जा रहा है, इसमें भी कील है, कील पे ये टांग रहा था, ये इस पे जो कार्य किया जा रहा है ये ऊपर की दिशा में कार्य किया जा रहा है, यानी किसी वस्तु के ऊपरी सिरे पर जब कोई फोर्स लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रणोद। आइए प्रणोद को और कुछ माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए प्रणोद के उदाहरण, यहाँ 3 उदाहरण हमने लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रॉकेट का उड़ना। अब रॉकेट उड़ रहा है तो इसके ऊपरी सिरे पर फोर्स लग रहा है, सुई से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जेट विमान का उड़ना, यहाँ देखिए ये भी इसके सिरे पर ही तो जो है फोर्स लग रहा है। या फिर नाव का पानी में चलना, तो नाव जब पानी में चलता है तो इसका भी फोर्स यहाँ आगे की ही तरफ रहता है, यानी आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जो है जब फोर्स रहता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रणोद। क्लियर हो गया प्रणोद। आइए दाब को समझते हैं जरा हम लोग। चलिए समझिएगा। देखिए दाब है क्या। दाब एक बल है जो किसी वस्तु की सतह पर, ठीक है, पर प्रति वस्तु यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। यानी दाब क्या है, सतह यानी एरिया के हिसाब से दाब, यानी अगर जो एरिया कम कर दिया जाए तो दाब बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा कर दिया जाए तो दाब कम हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए एक ये कील है, ठीक है, यहाँ से ये कील है। अब ये कील पे जो है इसका एरिया यहाँ पे कम हो गया है, तो जब यहाँ कम है तो इस पे दाब जो है ज़्यादा पड़ेगा। वहीं एक दूसरी चीज़ कोई वस्तु ले लेते हैं, यहाँ से और नीचे की तरफ ये मान लीजिए चौड़ा हो गया, ठीक है, इधर पतला है नीचे की ओर चौड़ा है, तो ये अब क्या करेगा, इसका जो दाब होगा ये दाब कम हो जाएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा, इस पे दाब कम डालेगा। और इसमें एरिया कम है यानी क्षेत्रफल उसका कम है तो दाब ज़्यादा होगा। यह बल वस्तु के आपस में द्रव, तरल या गैस द्वारा लगाया जाता है और वस्तु की सतह पर लंबवत दिशा में कार्य करता है। और समझिए दाब का, ठीक है, दाब का मापन जो होता है वो पास्कल में होता है, ठीक है, में किया जाता है। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, यानी बल बटा क्षेत्रफल, यानी जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना दाब कम होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा दाब होगा। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए वायुमंडलीय दाब, जल दाब और टायर के हवा का दाब। यहाँ देखिए ये वायुमंडलीय दाब है। जैसे यहाँ पे आप इस जरा फिगर को समझिएगा, देखिएगा जरा, ये वायुमंडलीय दाब है। अगर आप एक यहाँ पे देख रहे हैं ये एक टब है, ठीक है, अगर इसमें पानी भर के, मान लीजिए बाल्टी है, पानी भर करके अगर गिलास को उल्टा करके इसको पानी के नीचे दबाया जाए, तो अगर इसमें कोई वस्तु, कागज या कोई कपड़ा डाल दीजिए, रुमाल वगैरह, वो नहीं भीगता है। क्यों? वायु का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर दाब डालता है और ये यहाँ से पानी हट जाता है और वो नीचे की तली तक लेके चले जाएंगे, तब भी वो वस्तु भीगेगा नहीं।
ठीक है। और जैसे ही हल्का सा गिलास टेढ़ा करेंगे तो उसमें क्या है, बुलबुले निकलेंगे, यानी वहाँ से वायु निकल जाएगा, यानी उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा और उसमें पानी भर जाएगा और जो भी वस्तु उसमें रखे रहेंगे वो भीग जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ देखिए जल का दाब, यहाँ देखिए यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ये देखिए जो ऊपर की ओर, आप जरा समझिएगा इसको जरा, देखिए जितने ज़्यादा हम इसको प्रेशर देंगे, यहाँ पे देखिए जल द्वारा, आप देख पा रहे होंगे है जो ऊपर की ओर होल है इसका जो प्रेशर है कम है, ठीक है, गिर जा रहा है यहीं पे। दूसरा जो होल है इसका थोड़ा सा और आगे गया है, तीसरा और आगे तक पहुंच गया है जब जो सबसे नीचे है, यानी जितने दाब रहेगा, यहाँ देखिए पानी का इतना ही भाग है, इतना कम ही दाब है, तो यहीं पे पानी गिर जा रहा है। फिर यहाँ से अब इसका दाब यहाँ से यहाँ तक है, पानी का प्रेशर यहाँ से यहाँ तक है। अब ये वाला जो है इसका प्रेशर इतना है, इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा, इस वजह से ये काफ़ी दूर तक पानी फेंक रहा है। ये उससे थोड़ा सा कम है तो इसलिए यहीं पर गिर जा रहा है। ये सबसे कम इसका प्रेशर, इसलिए नज़दीक ही गिर जा रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पानी यानी जल में भी दाब होता है। आइए देखिए यहाँ पर वायु में भी दाब, जैसे आप देखते होंगे टायरों में हवा भरने के लिए, तो यहाँ पर भी दाब होता है। जैसे हवा इसमें भरी जाती है तो क्या होता है, टायर फूलने लगता है, यानी उसमें भी एक प्रकार का दाब होता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तरल दाब क्या होता है, इसको जरा समझिए। तरल दाब द्वारा लगाया गया बल वस्तु की सतह पर लंबवत होता है। यहाँ पे देखिए जैसे वस्तु की सतह पर लंबवत, यानी एक समान। यहाँ पे देखिए जितना प्रेशर हम इधर लगाएंगे इधर से, उतने ही प्रेशर इधर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है, ये कहने का मतलब है। आगे चलिए उत्प्लावन बल के बारे में समझते हैं। बहुत ही अच्छा है ये बल, आज जरा समझिए इसको, उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए तरल द्वारा लगाया गया बल जो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये गेंद बॉल है, यहाँ नीचे पानी है, तो ये क्या कर रहा है, ये चीजों को ऊपर की ओर धकेल रहा है। पानी क्या है, ऊपर की ओर धकेल रहा है, ठीक, इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ वेट इसका कम था, अब यहाँ जैसे हाथ लगा दिया गया थोड़ा सा, तो जब इधर से प्रेशर, इधर से का प्रेशर जो है बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया गया, तो ये धीरे धीरे फोर्स लगने से क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से हाथ हटाएंगे फिर ये पानी वाटर जो है नीचे से प्रेशर मारेगा, फिर ये बॉल ऊपर चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि तरल द्वारा, यानी उत्प्लावन बल क्या होता है, तरल द्वारा, यानी तरल जो पदार्थ जो द्रव होते हैं उसके द्वारा नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लगता है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है। अभी ऊपर है, ये ऊपर तैर रहा है बॉल, हाथ से हमने प्रेस किया, नीचे की ओर है, जैसे ही हमने हाथ हटाया फिर ये पानी ने क्या कर दिया, ऊपर की ओर प्रेशर लगा दिया, यानी ऊपर की ओर धकेलने का काम करता है उत्प्लावन बल। आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल द्वारा हटाए गए बल के भार के बराबर होता है। अब उत्प्लावन बल तो समझ ही गए हैं आप, यानी वस्तु अगर हम जबरदस्ती नीचे करके दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो नीचे से वस्तु धकेलेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 6 kg, बात समझ रहे हैं, यहाँ से हमने कोई एक 6 kg का कोई वस्तु पानी में डाल दिया, तो यहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसको भी अगर मापेंगे तो ये जितना इसका द्रव्यमान है ना, इसका ये, क्योंकि इसका ये नीचे से फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो ये जितना बचा ना नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो ऊपर से फोर्स जब लगाएगा तो ये क्या होगा, इस बर्तन में आ गया। तो ये 6 kg का अगर है ना, तो 6 kg इसमें भी, इसका भी माप करेंगे तो ये भी 6 kg होगा, यानी जितना इसका प्रेशर बनेगा उस प्रेशर के बराबर ही इसमें पानी आएगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। आप इसे समझ पाए होंगे बिल्कुल आसानी से। और यहाँ समझिए प्लवन क्या होता है। प्लवन, आइए समझते हैं। प्लवन और डूबने की स्थिति, यदि किसी वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी।
यानी कहने का मतलब तरल मतलब द्रव्य से। मान लीजिए हम इसमें रखे हुए हैं, अगर इसका क्या है घनत्व है, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, अगर तरल ये लिक्विड फॉर्म में ये नीचे है, अगर इसका घनत्व ठीक है पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगी। ये तैरती हुई दिखाई दे रही है तो वस्तु तैर रही है। ठीक, यदि वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी इसका घनत्व यहां पर ज्यादा है जिस वजह से वस्तु डूब गई। ठीक है, अगर कम है तो तैरेगी, ज्यादा है तो डूब गई। ठीक है, अगर वस्तु का भार और जो बल हटाया गया भार दोनों सेम हो तो उस स्थिति में वस्तु क्या होगी, डूबी हुई तैरेगी। यानी डूब करके तैरती हुई, यानी पूरा तरह से नहीं डूबेगी, डूबती हुई तैरेगी। तो ये 3 कंडीशन है आपके सामने, इसको इसी को कहते हैं प्लवन बल। यानी वस्तु में अगर क्या है उसका घनत्व ज्यादा है पानी का तो तैरेगी, पानी का घनत्व कम हो गया तो डूब जाएगी, अगर दोनों बराबर हैं तो डूबी हुई तैरेगी। ठीक, आइए और समझते हैं घनत्व के बारे में, समझते हैं जरा। घनत्व क्या है? घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को दर्शाता है। यानी वस्तु का जो द्रव्यमान और आयतन है उसको दर्शाता है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान प्रति आयतन। जैसे समझिएगा, लोहे की कील पानी में डूब जाती है और जहाज नहीं डूबती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जो लोहे की जो कील होती है, ये कील जो है भैया, वो उस कील में इसका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? इसका ज्यादा होता है। तो घनत्व ज्यादा होने के नाते ये डूब जाती है, और जहाज जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, जिस वजह से वो तैरती है। ये रीजन था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस चैप्टर को इस वीडियो में पूरे अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने साथियों के पास एक बार जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।